जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल पिछली क्लास में दोस्तों RWA की RPF कांस्टेबल एंड एसआई बुक में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में दोस्तों हमने हिस्ट्री में दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को देखा था। और उम्मीद है दोस्तों वो वीडियो आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उसमें हमने आपको सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर करवाए थे और उसमें से दोस्तों आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं या दोस्तों आगे आपसे पूछे जाने की संभावना है, वो भी हमने दोस्तों आपसे डिस्कस करे थे। एक एक प्रश्न को दोस्तों बाकी के जो ऑप्शंस थे उनको भी दोस्तों हमने आपको फाइंड करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है दोस्तों वो वीडियो भी आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, अभी दोस्तों क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, आप लोग दोस्तों हमारे उस प्राचीन इतिहास वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उस 1 घंटे की क्लास में आपको लगभग 100+ दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कल की ही दोस्तों हमें क्लास में एक भाई ने हमें दोस्तों कमेंट करके बताया था कि सर आप जब भी इस बुक का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएं तो हमें दोस्तों इनके ऑप्शंस के बारे में भी दोस्तों फाइंड करके चलें, यानी कि दोस्तों ऑप्शंस की भी मैं व्याख्या बताते चले। दोस्तों आप सभी जानते हो कि RWA की PDF जो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा चुके हैं। उसमें आपने देखा होगा कि दोस्तों उसमें जो आपके जो क्वेश्चंस है उसके ऑप्शंस के साथ साथ नीचे दोस्तों आपकी उसकी व्याख्या भी दी गई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं व्याख्या तो आप लोगों को करवा ही दूंगा, आपको ऑप्शंस टाइप में बताते चलूंगा। लेकिन यदि मैं आपको दोस्तों पूरी व्याख्या यदि करके बताऊंगा तो दोस्तों एग्जाम से पहले इस बुक को दोस्तों कंप्लीट करवाना बहुत ही दोस्तों मुश्किल हो जाएगा अपने आप में। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमें दोस्तों जीके जीएस कंप्लीट कराने के बाद आपको रीजनिंग करवानी है, मैथ्स भी करवानी है। तो इसी के दोस्तों चलते चलते मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले यदि आपकी ये बुक दोस्तों अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों ऑप्शंस दूंगा और ऑप्शंस के साथ साथ ऑप्शंस को फाइंड करते हुए चलूंगा। ऐसा नहीं कि केवल आपके सामने ऑप्शन आया और उसको टिक करवा दिया, आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें आपको 3 से 4 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ही बता के चलेंगे आपसे, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन में आपके आंसर बन सकते हैं और आपके कौन कौन से दोस्तों उसमें ऑप्शन हैं, उनके बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों हम आपको साथ में बता के चलेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपको दोस्तों क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और ये आपकी कंप्लीट बुक का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा काफ़ी वीडियोस आपको कंप्लीट सॉल्यूशन तो करवाते ही है। वो क्या करवाते हैं, आपको दोस्तों क्वेश्चन देते हैं और डायरेक्ट आंसर बता के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को 100% अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को दोस्तों चीज़ें मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए वो अच्छा है, लेकिन दोस्तों चीज़ें हमें दोस्तों प्रॉपरली तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपना प्यार हमें ज़रूर दें ताकि हमें भी अंदर से दोस्तों मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। तो आप अपना दोस्तों हमें प्यार ज़रूर देना। तो चलिएगा दोस्तों आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का दोस्तों एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा उसको 2 दिन में, जो मीडियम चैप्टर होगा उसको 1 दिन में। आज के इस वीडियो में हम आपसे फिर 100 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइएगा। और क्लास का समय आप सभी को पता है कि हमारी इस क्लास का जो समय रहता है रोजाना सुबह 10 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। और साथ ही कॉपी पेन हमेशा सभी बच्चे साथ रख के बैठा करें ताकि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ से बताए गए नोट्स और जो आपको एडिशनल क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलना ताकि आप बाद में इनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो चलिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है और ये आपके RPF कांस्टेबल 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। आपसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या दोस्तों बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अलाई दरवाजा। तो अलाई से आप अलाउ, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोग
कन्फ्यूज ना हो, क्वेश्चन को आसानी तरीके से याद रख पाएँ। जैसे अलाई है ना, तो अलाई से क्या हो जाएगा, अलाउ। तो सेम वॉइस है ना, तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसका निर्माण कराया। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन में कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। हालांकि इस पीडीएफ में मैंने आपको शो नहीं करवाया है, इसलिए कि दोस्तों उसको यदि मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगा तो क्लास को दोस्तों कंप्लीट करवाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और आप लोगों का जो मेरा तरीका है कंटेंट समझाने का, पढ़ाने का, और आपकी राय क्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि क्लास को इसी तरीके से कंटिन्यू चलने दें जिस तरीके से मैं आपको चला रहा हूँ, या आपको दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाऊँ। ठीक है, तो आप हमें एक बार कमेंट में इतना ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों का इस टाइप से यदि चलाऊंगा तो अच्छे सही समय पर क्लास को भी ख़त्म कर पाऊंगा और आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता के चल रहा हूं। बस कॉपी पेन साथ रख के बैठिए, आप नोट्स बनाते रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पूछा जाता है कि कब करवाया था। यदि पूछा जाए कि इन्होंने दोस्तों निर्माण कब करवाया था, तो आपको दोस्तों बता दें 1311 ईस्वी में कराया था। ठीक है, 1311 ईस्वी में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश के रूप में इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था। दोस्तों जो भारत की जो सबसे पुरानी मस्जिद है, ये भी पूछा जाता है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद यदि आपसे पूछी जाए, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, भारत की सबसे जो पुरानी मस्जिद है कौन, ये अलाई दरवाज़ा जो है ये दोस्तों एक मस्जिद है और ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कहाँ पर है, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कह सकते हैं, भारत की प्राचीन मस्जिद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये आपके दोस्तों कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। क्लियर, चलिए। और आप दोस्तों इसकी जो पीडीएफ देखेंगे वह जो आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसी पीडीएफ पर आधारित है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये समझ लो मैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने आता हुआ, अगला प्रश्न दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरपीएफ के एसआई की परीक्षा में आया हुआ है। और आप सभी जानते हो कि आरपीएफ में दोस्तों जीके जीएस का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जो जीके जीएस दोस्तों जो आपकी आने वाली, आप सभी जानते हो 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जीके जीएस को। तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों सब्जेक्ट है, तो इस पर दोस्तों अपना कंसंट्रेट करके चलना है आप लोगों को। तो बताएंगे दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। आंसर करेंगे सभी दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा जवाब है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। जो लोग अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कौन है दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो खिलजी था यह दोस्तों इसने किसका संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक था। दोस्तों कहा जाता है कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो था दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर। इसको दोस्तों किसने मारा था, इसको मारकर दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। किसको मारकर, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो गुलाम वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता होने ही चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी। ये दोस्तों हमने दोस्तों कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा और ये आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी जो मृत्यु हमने दोस्तों जनरल नॉलेज में बहुत बार पढ़ा है कि पोलो खेलते समय हुई थी। तो पोलो जो है दोस्तों वो किस शब्द को कहते हैं, तो वो दोस्तों बोलते हैं चौगान को। चौगान को ही दोस्तों पोलो भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो हमारा जो आंसर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि दोस्तों पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। घोड़े के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु के बाद इसे दोस्तों कहाँ पर दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था, तो दोस्तों आपको बता देना है इसे दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर दोस्तों, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह आपका पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में दफनाया गया था। और दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह दोस्तों मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत का सेनापति था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों इसकी जब मृत्यु हो गई थी तो इसका जो पुत्र था कि उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका पुत्र था दोस्तों आराम शाह। आराम शाह जो था ये कौन था दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। वह दोस्तों उसकी गद्दी पर बैठा था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उसका नाम था दोस्तों आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दोस्तों यह दोस्तों शासक बना और कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी पर बैठा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए इसे जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे दोस्तों 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसने यह विशेष रूप से इसमें विवादास्पद का मतलब होता है दोस्तों विवाद से परिपूर्ण रहा है। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इसके दोस्तों कौन से 5 फैसले थे, कौन से 5 साहसिक फैसले थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है दोस्तों इसका था दोआब में राजस्व वृद्धि। कौन सा दोस्तों? दोआब में राजस्व वृद्धि। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोआब में राजस्व वृद्धि, ये इसने दोस्तों कब यह दोस्तों प्रारंभ किया राजस्व वृद्धि? तो इसने दोस्तों यह 1326 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1326 ईस्वी में दोआब में राजस्व वृद्धि का फैसला लिया। फिर इसने दोस्तों दूसरी जो इसने फैसला लिया, इसने दोस्तों अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली से दोस्तों कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से दोस्तों इसने अपनी राजधानी को देवगिरी इसने राजधानी अपना स्थानांतरित की, देवगिरी को राजधानी बनाया। कब? इसने 1327 ईस्वी में। जब इसने दोस्तों तीसरा फैसला लिया था वो था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था यह दोस्तों कब इसने स्टार्ट किया था? इसने दोस्तों जब तीसरा फैसला लिया था तब इसने स्टार्ट किया था। तीसरा फैसला जो सांकेतिक प्रचलन था यह दोस्तों 1329 में इसने लिया था। कब लिया था दोस्तों? 1329 में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जब इसने दोस्तों चौथा फैसला लिया था दोस्तों खुरासान अभियान। जब इसने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था दोस्तों खुरासान अभियान। तो यह खुरासान अभियान जब इसने चलाया था यह कब दोस्तों इसने चलाया था? यह 1329 में ही दोस्तों इसने चौथा भी दोस्तों फैसला लिया था। इसके बाद दोस्तों इसने जो 5वां साहसिक फैसला या 5वीं परियोजना भी कह सकते हैं तो वो इसने चलाई थी दोस्तों कराचिल अभियान, या दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों कराचिल परियोजना। कराचिल अभियान दोस्तों यह दोस्तों इसने 5वां फैसला दोस्तों 1337 ईस्वी को लिया था। और इसके जो सभी फैसले थे वो दोस्तों कैसे रहे थे? ये इसके जो 5 जो फैसले थे ये दोस्तों नाकाम रहे, कह सकते हैं असफल रहे हैं। इसके दोस्तों 5 फैसले कैसे रहे हैं? असफल रहे हैं, पूरी तरीके से दोस्तों सफल नहीं हुए हैं। क्लियर? यहाँ तक कि दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आपको दोस्तों एक ऑप्शंस के बारे में और उसके बारे में अच्छे तरीके से फाइंड करके चलूँगा ताकि दोस्तों आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के बुक को जो सॉल्यूशन को है आप अच्छे तरीके से समझ सकें। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। तो पूछा दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जो सैन्य विभाग हुआ करता था वह दोस्तों आपका दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। और इस विभाग को दोस्तों क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग को दोस्तों आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। आरिज ए मुमालिक क्या कहा जाता था दोस्तों? आरिज ए मुमालिक इस विभाग को कहा जाता था। और दोस्तों इस विभाग की जो स्थापना है वो किसने की थी? यानी आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना। सभी बच्चे देखिए कॉपी पेन साथ रख के बैठे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। तो आप लोग कॉपी पेन साथ रख के नोट्स बनाते चलें, और जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज का स्थापना किसने की? तो दीवान ए अर्ज की यदि आपसे स्थापना पूछे तो आपको बता देना है किसने की थी? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। और इसको जो महत्व को आगे बढ़ाया, दीवान ए अर्ज प्रसिद्ध हुआ, तो इस पर इसका श्रेय किसको जाता है? वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जाता है। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई। दोस्तों अगला पॉइंट है कि इस विभाग का जो प्रमुख था
वो कार्य सैनिकों को भर्ती कराना था, क्योंकि दोस्तों सैन्य विभाग से संबंधित है तो सैनिकों को भर्ती कराना था। और सैनिकों और घोड़ों को रखना था, क्योंकि सैनिक लोग उस ज़माने में घोड़े रखा करते थे। और रसद की व्यवस्था करना और सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना, यानी सेनाओं को अपने तौर तरीक़ों से रखना, नियम पूर्वक रखना और उनके दोस्तों घोड़ों की और उनके रसद और उनका निरीक्षण करना, ये दोस्तों क्या काम करता था, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज करता था। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, या गुरु रामदास के द्वारा, या दोस्तों गुरु अर्जुन देव के द्वारा? तो यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, यह गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप जानते हैं कि अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। दोस्तों स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो किसने रखी थी? आपसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की जो नींव है यह किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव, तो नींव दोस्तों किसने रखी थी? ये रखी थी गुरु रामदास ने। किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास थे कौन, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये कौन थे? गुरु रामदास ये दोस्तों सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से गुरु थे दोस्तों? ये दोस्तों चौथे गुरु थे। कौन से? चौथे गुरु थे सिखों के। सिखों के चौथे गुरु भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि सिखों का चौथा गुरु कौन था, तो आप कहेंगे गुरु रामदास थे। कब रखी थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसे 1577 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों स्वर्ण मंदिर की नींव 1577 में रखी थी। सिखों के जो पाँचवें गुरु थे, पाँचवें गुरु यदि आपसे पूछा जाए सिखों के, तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव जो थे ये दोस्तों सिखों के पाँचवें गुरु हैं, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का दोस्तों क्या किया था, पूरा निर्माण किया था। यानी कह सकते पूर्ण निर्माण करवाया। पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो ये दोस्तों किया था गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों याद रखना, स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। लेकिन इस मंदिर को दोस्तों पूरी तरीके से निर्माण का श्रेय जो है वो गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है, जो कि दोस्तों सिखों के पाँचवें गुरु थे। याद रखना, ये दोनों पॉइंट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? ये तो एक तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पंजाबी भाषा है दोस्तों ये आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें दोस्तों? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि की दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस लिपि में दोस्तों कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो आपसे दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि गुरुमुखी लिपि में कितने स्वर होते हैं। यदि स्वर की बात की जाए तो आप बताएंगे कि गुरुमुखी लिपि में 3 स्वर होते हैं। यदि व्यंजन पूछे तो आप बताएंगे 32 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 32 व्यंजन होते हैं। इतना भी आपको पता होना चाहिए। गुरुमुखी लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। और गुरुमुखी जो लिपि है इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरुमुखी यानी मुख मीन्स क्या होता है? मुंह से निकलने वाली बोली या मुंह से निकली वाणी कह सकते हैं। तो यानी कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, उसको हम कहते हैं गुरुमुखी लिपि। क्लियर? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका अर्थ निकाल सकते हो अपने आप से। चलिए, कहा जाता है कि गुरुमुखी लिपि है, इसकी शुरुआत किसने की थी? यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गुरु अंगद देव ने। इसकी शुरुआत किसने की थी? अंगद देव ने की थी। इतना ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसने? अंगद देव ने। अंगद देव ने दोस्तों इसका शुरुआत की थी। और गुरुमुखी जो लिपि है यह दोस्तों इसको प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते हैं? संयुक्ताक्षर नहीं होते। आप सभी ने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इसमें दोस्तों आपके संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। और पंजाबी भाषाओं के दोस्तों 4 भाषाओं में बांटा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे सर इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों इसमें 4 भाग हैं? आइए जानते हैं। पहला दोस्तों इसमें है दोस्तों माझी। माझी दोस्तों ये पंजाबी भाषा का ही एक रूप है। और दूसरा दोस्तों है मलवई। दूसरा कौन है दोस्तों? मलवई। ये भी एक पंजाबी भाषा का रूप है। और तीसरा है दोस्तों दुआबे। दुआबे जो है ये भी आपका पंजाबी भाषा का एक रूप है। और चौथा है दोस्तों आपका पुआधी। पुआधी भी दोस्तों ये आपका पंजाबी भाषा का एक
रूप है। तो ये दोस्तों इसको 4 रूप इसके हैं, किसके? पंजाबी भाषा के। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है तो आप लोग ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? नींव तो रखी थी दीन पनाह नामक शहर की, लेकिन इसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करवा पाई। उनमें से आपसे पूछा है तो वो है दोस्तों आपके हुमायूं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने दोस्तों दीन पनाह नगर की नींव रखी थी लेकिन इसे वह पूरा नहीं करा सके थे। क्यों नहीं पूरा करा सके थे? क्योंकि शेर शाह सूरी ने दोस्तों 1540 में हुमायूं को दोस्तों पराजित कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था? शेर शाह सूरी ने दीन पनाह नगर के स्थान पर ही शेर शाह ने अपने नाम से शेरगढ़ का नाम रखा था और अपनी इसे राजधानी का निर्माण करवाया था, और जिसे हम दोस्तों पुराना किला कहते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम आपके दक्षिण पूर्व दिल्ली में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? ये तो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे तो आप बिना ऑप्शंस के भी इसका आंसर आप बता सकते हो। चलिए बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर बताएंगे इसका। तो किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो जब भी दोस्तों आपका मनसबदारी और टोडरमल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो हमें दोस्तों अकबर का दोस्तों याद आ जाता है कि इसके दोस्तों जो आंसर होगा ना वो अकबर होगा। तो आप सभी जानते हो कि अकबर इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मनसबदारी जो व्यवस्था शुरू की थी वो अकबर ने की थी। मनसब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहले तो आप ये समझिएगा। मनसब का दोस्तों अर्थ होता है सेना का पद, या दोस्तों रैंक हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो मनसब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेना में पद, कि आप किस पद पर तैनात हैं। तो कह सकते हैं सेना में पद धारण करना, सेना में पद धारण करना, ये दोस्तों मनसबदारी का अर्थ होता है। दोस्तों मनसबदारी जो व्यवस्था है ये दोस्तों आपकी मुगल कालीन एक प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी, जो कि अकबर के दोस्तों राज्य में दोस्तों शुरू हुई थी। और मनसब के आधार पर दोस्तों अधिकारियों को वेतन और भत्ता दोस्तों निर्धारित किया जाता था। मनसबदारी प्रणाली जो है ये अकबर ने दोस्तों इसको बनाए रखने के लिए दोस्तों 1575 ईस्वी में इसने सेना के हिस्से बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन शुरू किया था। क्लियर? तो इसमें से इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमें पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेन मकसद है वो है दोस्तों आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छा दोस्तों कंटेंट देना, ताकि आप दोस्तों परीक्षा में अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो सकें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैनुलाब्दीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता है, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? ये आपसे पूछा है। तो जैनुलाब्दीन है दोस्तों, आप सभी जानते हो कि कश्मीर का जो राजा है वो किसे कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि और इसे दोस्तों हम कश्मीर का सुल्तान भी कहते हैं। किसको? जैनुलाब्दीन को। और इसे कश्मीर के अकबर के भी नाम से जानते हैं। आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर हुआ करता था वो था जैनुलाब्दीन को। तो इसे दोस्तों कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और जैनुलाब्दीन तो ये दोस्तों कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। किस नाम से? कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लोप वॉल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या दोस्तों खिलजी वंश? तो ये दोस्तों आपके किस वंश की हैं? ये आपके तुगलक वंश की हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी जो था ये दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। और गुलाम वंश का अभी हमने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। दोस्तों तुगलक काल की दोस्तों कुछ प्रमुख इमारतें हैं, वो कौन कौन सी? तो प्रमुख इमारतें जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद है ये दोस्तों आपके तुगलक काल की है। आदिलाबाद का किला है, 12 खंबा है, और आपका दोस्तों काली मस्जिद, 12 खंबा हो गया आपका, और आपकी काली मस्जिद हो गई। काली मस्जिद ये सभी आपकी दोस्तों तुगलक कालीन मस्जिद हैं। काली मस्जिद हो गई आपकी। और आपके दोस्तों कोटला, फिरोज शाह का कोटला, ये भी आपका दोस्तों तुगलक वंश के समय का है। और कुसार ए शिकार, तुगलकाबाद का किला, ये देखिए तुगलक से आप तुगलकाबाद किला आसानी से फाइंड कर सकते हो। और गयासुद्दीन तुगलक, इनका भी मकबरा, ये सभी आपके तुगलक काल के स्थापत्य के प्रमुख विशेषताएं और इनके दोस्तों ये प्रसिद्ध दोस्तों मस्जिद हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एसआई में दोस्तों आपके पूछा गया है पादशाहनामा। तो पादशाहनामा दोस्तों आइए आपका शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पादशाहनामा पुस्तक में हमें दोस्तों शाहजहां के बारे में वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यदि आपसे पूछा जाए यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपका जो आंसर होगा वो है दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। आपसे इसमें तो ये पूछा है कि पादशाह पुस्तक किसके बारे में लिखी, तो आपने कह दिया शाहजहां के बारे में। और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पादशाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि यह मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री और एक इतिहासकार हुआ करता था। और अब्दुल हमीद लाहौरी था, ये दोस्तों किसके शिष्य थे? अब्दुल हमीद जो लाहौरी थे ये दोस्तों अबुल फजल के शिष्य थे। किसके दोस्तों? ये अबुल फजल के शिष्य हुआ करते थे। किसके? अबुल फजल के ये दोस्तों शिष्य थे। शिष्य यदि आपसे पूछे किसके शिष्य थे, तो आप कहेंगे अबुल फजल के शिष्य थे। और पादशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान उनके जीवन और उनकी दोस्तों गतिविधियों का वर्णन इस बुक में दोस्तों किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? दोस्तों आपके इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, कब हुई हैं, किनके मध्य हुई हैं, कौन पराजित हुआ है, कौन विजय हुआ है, अच्छे तरीके से दोस्तों अपने माइंड में सेट करके जाइएगा। आपको इतिहास से ऐसा क्वेश्चन जरूर दोस्तों देखने को मिलेगा। और पानीपत का चाहे प्रथम युद्ध हो, द्वितीय हो, कोई भी युद्ध हो, सभी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है। तो दोस्तों जो पानीपत की जो दोस्तों पहली लड़ाई है, आप सभी जानते हो कब हुई थी? 1526 में दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, सभी लोग जानते हैं। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ है दोस्तों किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था, और बाबर जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा था, तो बाबर ने दोस्तों किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाबर ने जो पहली लड़ाई लड़ी थी ये 1526 में पानीपत की, इसमें दोस्तों इसने बारूद और तोपों का दोस्तों प्रयोग किया था। कहा जाता है कि बताइए बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था? तो वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें दोस्तों बाबर की जो विशाल सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को। कब हराया था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को हरा दिया था, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दोस्तों ये जीटी रोड का जो श्रेय है आप सभी जानते हो शेर शाह सूरी को जाता है। किसे जाता है? शेर शाह सूरी को दिया जाता है, क्योंकि जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ये 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी का जो दूसरा नाम भी पूछा जाता है, इनका दोस्तों दूसरा नाम ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है बच्चे इसको गलत करके आते हैं। शेर शाह का दोस्तों जो दूसरा नाम था वो था दोस्तों फरीद खान। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फरीद खान था दोस्तों। क्या नाम था? शेर शाह सूरी का दूसरा नाम था फरीद खान। और दोस्तों जो शेर शाह सूरी है इसने दोस्तों रोड के किनारे प्रत्येक कोसों पर कोस मीनारें भी बनवाई थी। किसने? शेर शाह सूरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा था? तो आप सभी जानते हो कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और यह दोस्तों किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर यह सबसे पहले कब आया था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखना, यह 20 मई 1498 को। कब आया था? यह 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट। और कालीकट ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका केरल में पड़ता है। और कापुड़ गांव पहुंचा था। कालीकट को प्रेजेंट टाइम में हम कापुड़ गांव के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं वहीं पर दोस्तों ये 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। और भारत पहुंचने पर इसने कालीकट के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। कौन? उस समय जो शासक थे वो थे दोस्तों जमोरिन। जमोरिन नाम के शासक हुआ करते थे। उन्होंने दोस्तों वास्को डी गामा का स्वागत किया और उनसे दोस्तों व्यापार की संधि की। और इसके बाद दोस्तों जब वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? तो यह 1502 ईस्वी में जब भारत आया तो उसने कोच्चि के राजा, कोच्चि वहीं आपका केरल में पड़ता है, कोच्चि के राजा से व्यापार का समझौता किया था। और तीसरी बार भारत कब आया वास्को डी गामा? तो ये 1524 में आया था। पहली बार 1498 में भारत आया,
दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में भारत आया। लेकिन बाद में जब 1538 ईस्वी में इसने पुनः कब्र खोदी गई तो उसके अवशोषित पुर्तगाल वापस ले जाया गया। वहीं और इसकी जो मृत्यु है, जब तीसरी बार ये भारत आया था, और इसकी मृत्यु 1524 में ही दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? वास्को डी गामा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, यानी सबसे श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ दोस्तों स्थापना राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ के नरेश थे, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने इसकी दोस्तों स्थापना कराई थी। किसके नेतृत्व में कराई थी? यदि आपसे ये पूछे कि किसके नेतृत्व में दोस्तों इन्होंने करवाया था, तो ये दोस्तों महमूद खिलजी के नेतृत्व में करवाया था। किसके? महमूद खिलजी। याद रखिएगा, महमूद खिलजी के नेतृत्व में करवाया था। महमूद खिलजी के नेतृत्व में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और स्मारक को कब बनवाया था? तो ये 1440 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, और ये बनकर 1448 ईस्वी में बनकर दोस्तों यह तैयार हुआ था। नेक्स्ट हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये दोस्तों हुमायूं की सौतेली बहन थी। कौन थी दोस्तों? हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। सौतेली बहन याद रखना, जिसने हुमायूं नामा की रचना की। ये दोस्तों गुलबदन बेगम थी, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी, जिसने हुमायूं के जीवन काल का वर्णन दोस्तों हुमायूं नामा में दिया गया है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? यदि आपसे भाषा पूछी जाए कि हुमायूं नामा किस भाषा में रचित है, तो आपको बता देना ये तुर्की भाषा में रचित है। किस में दोस्तों? यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका आंसर था अल-बरूनी। तो अल-बरूनी ने जो किताबुल हिंद पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? कोई भी पुस्तक हो उसको कब किसने लिखी, किस भाषा में लिखी, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हमेशा इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। तो दोस्तों अल-बरूनी ने अरबी भाषा में दोस्तों किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की थी। और यह पुस्तक जो है ये धर्म, दर्शन और खगोल विज्ञान और रीति रिवाजों के बारे में दोस्तों इसमें 80 अध्यायों में दिया गया। इसमें अध्याय यदि पूछी जाए कि किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 80 अध्याय बढ़ लेते हैं। कितने हैं? इसमें 80 अध्याय दिए गए हैं। याद रखना, इसमें 80 अध्याय दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें किसी युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। यानी आपसे यही पूछा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो था दोस्तों आपका तराइन का युद्ध। कौन सा दोस्तों? तराइन का। और दूसरा युद्ध पूछ रहे हैं तो ये तराइन का दूसरा युद्ध है। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था 1191 में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। और फिर जब इसने मोहम्मद गौरी ने पुनः दोस्तों जब युद्ध किया दूसरी बार 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में लागू किया गया था? यानी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम पर पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? बस इतना याद रखना है आपको। तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। और इल्तुतमिश को हम दोस्तों पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इक्तादारी जो प्रणाली है इसका जो केंद्रीकरण है इसी ने करवाया था। और इल्तुतमिश का जो शासन है ये कब से कब तक चला? इल्तुतमिश का जो शासन है यह दोस्तों 1211 से 1236 तक दोस्तों इसने शासन किया था। और इल्तुतमिश था कौन? तो आप सभी को पता ही है कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था? यह इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था।
जो कि दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश, और जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1006 से 1326, 1106 से 1326, 1206 से 1526, 1606 से 1826। तो वो है दोस्तों आपकी 1206 से 1526 ईस्वी। कैसे कि 1206 से और 1526 के बीच, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले आपका था दोस्तों गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, फिर उसके बाद आया आपका लोधी वंश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? यह आपसे पूछा, दिल्ली का सुल्तान कब इसने अपने आप को घोषित किया था? तो यह दोस्तों 1206 ईस्वी में घोषित किया था। कब? 1206 ईस्वी में दोस्तों इसने अपने आप को गुलाम राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण किया। जो कुतुब मीनार है वो कितनी ऊंचाई है उसकी? तो याद रखना कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 238 फीट है। कितनी है दोस्तों? 238 फीट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया है? किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था, कृषि पर, आवास पर, या दोस्तों मवेशियों पर? आंसर बताएंगे इसका। तो यह था दोस्तों लघु उद्योगों पर। लघु उद्योगों पर दोस्तों कोई भी दोस्तों कर नहीं लगाया गया था। और जो अलाउद्दीन जो खिलजी था, यह दोस्तों खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। यह दूसरा सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 नए कर लगाए थे। कौन कौन से? पहला था दोस्तों मवेशियों पर चराई का कर, और दूसरा था घरी कर, या बोल सकते हैं कि घरों में रहने के लिए जो आवास कर हुआ करता था वो था। एक तो इसका था दोस्तों पहला कर मवेशियों पर कर और आवास पर कर। ये दोस्तों आप इसके जो 2 नए कर थे जो कि इसने दोस्तों लागू किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और भू राजस्व की दर से इसमें उपज का आधा भाग करना, ये भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये तो आप सभी को पता है, इतिहास में हम बचपन से पढ़कर आए हैं। जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और यह तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को तलवारबाजी और घुड़सवारी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध थी, और उसको दोस्तों अच्छा लगता था घुड़सवारी करना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच और अकबर की सेना के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो हल्दी घाटी का दोस्तों जो युद्ध है ये आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वो राजपूत राजा मान सिंह ने किया था, और महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से दोस्तों भील जनजाति का सहयोग मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये तो भाई आप सभी जानते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो साहिब जैसा वर्ड है ना, जो कि आपके सिख धर्म से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने आपको दोस्तों जो इसकी जो प्राचीन इतिहास में हमने आपको दोस्तों सिखों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है दोस्तों वो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए क्लास को स्किप यदि आप करोगे तो दोस्तों बातें एक भी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? आपका मन ही नहीं लगेगा। जब आप दोस्तों ये छोटे छोटे जो इजी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ और आपके सभी एग्जाम में आए हुए, तो आप देख सकते हो यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, इनके बारे में पढ़ लेते हो, तो आप दोस्तों एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मन लगेगा, तभी दोस्तों आप दोस्तों अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा
सिजदा प्रणाली दोस्तों किसने शुरू की थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों बलबन ने की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रणाली, सिजदा और पाबोस लगाया गया था। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिजदा और पाबोस जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये शुरुआत दोस्तों बलबन ने ही की थी। सिजदा का अर्थ क्या था दोस्तों, सबसे पहले जानिएगा सिजदा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सिजदा का जो अर्थ है वो होता है दोस्तों झुककर सुल्तान के चरणों को सलाम करना। क्या से? झुककर सुल्तान के चरणों को सलाम करना, झुककर सलाम करना कह सकते हैं इसको, झुककर सलाम करना। ये था दोस्तों सिजदा का अर्थ। झुककर यदि आप सलाम करोगे तो इसका अर्थ था कि आपने सिजदा किया है। और पैबोस का जो अर्थ था, तो पैबोस हुआ करता था या इसने आप दो प्रथाएं शुरू की थी, सिजदा और पैबोस। पैबोस में क्या था दोस्तों? पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, ये आपका पैबोस कहलाता था, पैरों को चूमना। सिजदा, सिजदा यानी कि सिर झुकाकर सलाम करना, और पैबोस यानी पैसे क्या हो जाएगा? पैरों को चूमना। ये दोस्तों बलबन ने दोस्तों ये प्रथा दोस्तों शुरुआत की थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो वह कौन सा शासक था? तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनवाना चाहता? तो अलाई से आया ना ध्यान, अलाई तो कौन बनवाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाएगा ना। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलाई मीनार कौन बनवाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी जो मृत्यु हो जाने की वजह से यह दोस्तों मीनार अधूरी रह गई, ये पूरी तरीके से नहीं बनाई। और अलाई मीनार को दोस्तों हम किसके नाम से जानते हैं? कुशुक ए सीरी के नाम से जानते हैं। अलाई मीनार को हम कुशुक ए सीरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या दोस्तों ग्रह बर्मन को? तो यह दोस्तों लक्ष्मण सेन को इन्होंने पराजित किया था। कब किया था दोस्तों? 13वीं सदी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने, बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन, उनको दोस्तों पराजित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? मुगल वंश, तुगलक, खिलजी या दोस्तों गुलाम वंश? तो वो है दोस्तों आपका गुलाम वंश। और गुलाम वंश का शासक तो आपको बता ही दिया है मैंने कई बार, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के जो प्रदेश और सूबेदार इसी को नियुक्त किया था। और मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली की सत्ता पर इसने लगभग दोस्तों 84 वर्षों तक शासन किया और भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी थी। किसने? गुलाम वंश ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी का दोस्तों जो प्रसिद्ध दास था वो था दोस्तों मलिक काफूर। कौन था दोस्तों? मलिक काफूर हुआ करता था। जो मलिक काफूर था दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जनरल था। वह अलाउद्दीन खिलजी का सेना का जो जनरल था वो था दोस्तों मलिक काफूर। और अलाउद्दीन जो खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए दोस्तों कितने दीनार का भुगतान किया था? इसने दोस्तों इसको खरीदने के लिए 1000 दीनार, उस समय वहाँ की जो मुद्रा थी वो थी दोस्तों दीनार, तो 1000 दीनार का भुगतान किया था, जिसे दोस्तों मलिक काफूर को हम इसी 1000 दीनार से खरीदने पर इसे दोस्तों 1000 दीनारी भी कहते हैं। इसको दोस्तों 1000 दीनारी भी कहा जाता है। क्यों 1000 दीनारी कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया, क्योंकि इसे दोस्तों 1000 दीनार में खरीदा गया था, इस कारण दोस्तों इसे 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि 1000 दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है दोस्तों मलिक काफूर को जाना जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फ्रांसवा वर्नियर, दुआर्ते बारबोसा, सेल्यूकस निकेटर? बताएंगे इसका सही आंसर सभी बच्चे। तो वो था दोस्तों मार्को पोलो, जो कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था। जो कि मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी था और खोजकर्ता और लेखक भी हुआ करता था। इसने दोस्तों मार्को पोलो ने 1271 से, कब से दोस्तों? 1271 से दोस्तों 1295 ईस्वी के मध्य दोस्तों इसने सिल्क रोड में एशिया की यात्रा की थी। और उसने उनकी यात्रा से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनको दोस्तों द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज किया गया। एक पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसमें दोस्तों इसकी सारी दोस्तों यात्राओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा था? तो आप सभी जानते हो, हमने दोस्तों प्रारंभ से दोस्तों कक्षा 5वीं 6वीं में इतिहास का दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, पढ़ा हुआ है कि वह कौन सा शासक था जिसने दोस्तों सबसे अधिक किस मंदिर पर आक्रमण किया था। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर सबसे अधिक 17 बार दोस्तों उसने मंदिर को लूटा था, महमूद गजनी था। कौन था दोस्तों? महमूद गजनी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा और उसको नष्ट कर दिया था। फिर इसका दोस्तों पुनर्निर्माण कराया गया। तो आप सभी जान सकते हो कि भारत को इसी कारण दोस्तों इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों पहले भारत में दोस्तों बहुत सोना था और भारत दोस्तों सबसे अमीर देश हुआ करता था, क्योंकि जब आप समझ सकते हो कि जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, तो दोस्तों समझ सकते हो उस समय दोस्तों सोना अपने भारत में कितना था। इसीलिए दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और दोस्तों इसने सोमनाथ मंदिर को दोस्तों कब नष्ट किया था, ये भी आपको याद रखना। तो इसने दोस्तों 1025 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था। तब इसने महमूद गजनी ने इस मंदिर को नष्ट किया, मूर्तियों को खंडित कर दिया था और वहाँ पर चढ़े हुए सोने चांदी के आभूषणों को लूट ले गया था। और आप सभी जानेंगे कि हमारे जितने भी दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप दक्षिण भारत में मंदिर देखने जाएंगे, जैसे यदि आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में देखने जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपको मंदिर मिलेंगे, तो मंदिरों में दोस्तों आपको विभिन्न तरीके की दोस्तों आप लोगों को देखने को, मैं भी गया था अभी आपका जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा गया था, कोणार्क मंदिर, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने जितनी भी मूर्तियाँ देखी थी, सूर्य मंदिर हो चाहे आपका मंदिर कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर दोस्तों सभी मूर्तियाँ आपकी दोस्तों खंडित देखने को मिली थी। ऐसी कोई भी दोस्तों मूर्ति नहीं थी जो मूर्ति दोस्तों खंडित ना हुई हो। मैं आपको दोस्तों आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप उस इमेज को जरूर देख लेना। जैसा कि दोस्तों आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं दोस्तों इस इमेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये मूर्ति जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे, सारी मूर्तियाँ आपको दोस्तों खंडित मिलेंगी। ये मंदिर का निर्माण दोस्तों आप सभी देख सकते हो, ये मंदिर का जो निर्माण है ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जितनी भी मंदिरों की इसमें दोस्तों प्रतिमाएँ दी गई हैं, वो सारी प्रतिमाएँ दोस्तों आपकी इसमें खंडित हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोस्तों मूर्ति बनी हुई है, उस समय की बनी हुई। दोस्तों इस मंदिर को दोस्तों अंग्रेजों ने कई बार दोस्तों इस मंदिर पर आक्रमण किया, तोप गोलों से दोस्तों इस पर हमला किया और दोस्तों इस मंदिर को इतनी तरीके से दोस्तों नष्ट करने की कोशिश की, इन्होंने दोस्तों सारी मूर्तियां खंडित कर दी। किसी के दोस्तों पैर काट दिए, इसमें से किसी का नाक तोड़ दी, किसी का दोस्तों कुछ भी, किसी का सर भी काट दिया। तो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे, सारी मूर्तियाँ दोस्तों खंडित हैं। और भी दोस्तों कई मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं, इसी टाइप्स के मंदिर बने हुए हैं दक्षिण भारत में। जितने भी मंदिर आपके द्रविड़ शैली में, वहाँ पर चाहे आपके भगवान शिव की मूर्ति हो, चाहे नंदी जी की मूर्ति हो, तो वो भी दोस्तों खंडित है। कहीं पर नंदी जी का पैर टूटा है, तो कहीं शंकर जी की दोस्तों जो जलाधारी है वो भी दोस्तों उसमें टूटी हुई है। और गणेश मंदिर भी वहाँ पर आपके बना, यानी जितने भी आपके मंदिर हैं इस टाइप से आपके मंदिर सारे दोस्तों खंडित मंदिर बने हुए हैं। बने क्या दोस्तों, मन पर पहला आक्रमण हो गया था ना, तो इस वजह से ये दोस्तों हमारी जो विरासत स्थल है दोस्तों, जो सबसे प्राचीन है, इसको दोस्तों विदेशों ने, अंग्रेजों ने दोस्तों इसे नष्ट करने को चाहा। जो हमारे मुगल शासक थे उन्होंने दोस्तों इसको नष्ट करना चाहा, लेकिन दोस्तों इसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दोस्तों हमारी काफ़ी मूर्तियों को दोस्तों खंडित कर दिया। आप जितनी भी मूर्ति देखें, आपको एक भी मूर्ति दोस्तों आपको वहाँ पर सही देखने को नहीं मिलेगी। जितनी भी आप मूर्तियाँ देखेंगे सभी दोस्तों आपको खंडित देखने को मिलेगी। ये दोस्तों मैंने वहीं पर जब मैं गया था तब मैंने वहीं पर दोस्तों ये सब रिसर्च किया था कि आखिर यहाँ की दोस्तों मूर्ति क्यों खंडित है। वहाँ पर दोस्तों लोग बताते रहते हैं कि वहाँ पर ऐसे से ऐसा हुआ था, तब दोस्तों ये जानकारी मुझे वहाँ से मिली और मैंने वहाँ का दोस्तों एक क्लिक फ़ोटो ले लिया था। या आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे नीचे दोस्तों यहाँ पर हाथी और घोड़े भी दोस्तों कुछ बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इसमें से कोई भी दोस्तों ऐसी मूर्ति नहीं है जो आपकी खंडित ना हो, सभी मूर्ति आपकी इसमें दोस्तों खंडित देखने को मिलेंगी। तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसने दोस्तों किसका किया था? हिसार। और ये हिसार दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है? हिसार हरियाणा में। तो हिसार का दोस्तों जो गठन है यह दोस्तों किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? पुष्टि मार्ग का दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था, ये आपसे पूछा है। तो ये किसने किया था दोस्तों? पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है ये दोस्तों वल्लभाचार्य ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने इसकी आराधना का स्वरूप माना,
जो कि भगवान श्री कृष्ण की इसमें दोस्तों उपासना की जाती है, किसमें? पुष्टि मार्ग के दर्शन में। और बल्लभाचार्य है ये दोस्तों शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे, किसके? शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। और ये बल्लभाचार्य जो थे ये दोस्तों किसके समकालीन थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय, ये उन्हीं के समकालीन हुआ करते थे, कृष्णदेव राय के समकालीन थे। याद रखना, कृष्णदेव राय के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य किसके समकालीन थे, तो आप आंसर देंगे कृष्णदेव राय के समकालीन थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों सूफी संप्रदाय से है। किससे है? सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कि एक श्रृंखला में जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक होता है, यानी सिलसिला का जो अर्थ होता है एक श्रृंखला। और यदि आपसे पूछा जाए कि उर्दू में सिलसिला का क्या अर्थ होता है, तो उर्दू में जो सिलसिला का जो अर्थ होता है उर्दू भाषा में, तो सिलसिला का अर्थ होता है दोस्तों गाथा। क्या होता है दोस्तों? गाथा। और वैसे यदि आपका हिंदी में पूछा जाए तो आप कहेंगे श्रृंखला होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? यानी बहमनी राज्य जो था वो किसके शासन के समय सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो वो दोस्तों महमूद गबन के समय यह दोस्तों सबसे शक्तिशाली था। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यह दोस्तों 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान यह दोस्तों आक्रमण हुआ था। और तैमूर एक जो था यह तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने दोस्तों तैमूर साम्राज्य की स्थापना की। तो तैमूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तुर्क मंगोल तैमूर ने। नेक्स्ट अगला है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था दोस्तों बाबर। और बाबर ने दोस्तों जो था यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता था। और जहीरुद्दीन मोहम्मद ये बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को यह अंदीजान में पैदा हुआ था, जो कि वर्तमान में अब कहाँ पड़ता है? यह उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? तो वो था आपका दोस्तों लोधी वंश। कौन? लोधी वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। और लोधी वंश की जो स्थापना किसने की थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, बहलोल लोधी ने की थी। और लोधी वंश का जो शासन है कब से कब तक चला? तो यह दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। याद रखना, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। याद रखना, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध बताया और पानीपत का द्वितीय युद्ध अब आपसे पूछा गया है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। पानीपत का जो प्रथम हुआ था 1526 और द्वितीय हुआ था 1556 ईस्वी में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इस पॉइंट को लगा लीजिएगा, कांस्टेबल में आपके फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीन ए इलाही दोस्तों ये अकबर ने दोस्तों इसको नया धर्म का प्रचलन किया था। कब किया था दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर 1582 ईस्वी में किया था। कब? 1582 ईस्वी में इसका दोस्तों आरंभ किया था। और अकबर का शासनकाल पूछा जाए कब से कब तक रहा, तो ये दोस्तों ये 1556 से। कब से? क्योंकि 1556 से लेकर दोस्तों 1605 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासन रहा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय एक राजवंश हुआ करता था, इसका दोस्तों अंत किसने किया था? तो यह अंत जो है यह दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसका दोस्तों अंत किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिसने 14 शताब्दी भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? यानी इब्न बतूता है वह किस देश का निवासी था? तो यह दोस्तों इब्न बतूता था, यह मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? और उम्मीद है सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरक्को का निवासी था और यह अफ्रीकी यात्री था और एक विद्वान लेखक भी था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अधिक विस्तार है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसको देखा गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन
किया गया है? गुलबदन बेगम, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिरोज शाह तुगलक? तो जो फतुहात ए फिरोज शाही है, तो आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे, फिरोज शाही। तो कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग बिल्कुल कॉमन सेंस से ही आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अमुक्त माल्यद मध्ययुगीन एक ग्रंथ है, ये किसने संकलित किया है? तो जो दोस्तों ये आपका अमुक्त माल्यद है, ये किसने किया था? ये आपका मध्यकालीन युग ग्रंथ, ये इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने इसको संकलित किया। और ये किस भाषा में संकलित है अमुक्त माल्यद? यदि आपसे ये भी पूछा जाता है तो ये आपका तेलुगु भाषा में, किसमें? तेलुगु भाषा में दोस्तों इसको संकलित किया गया या लिखा गया है। क्लियर? और इसमें दोस्तों भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के वर्णन के बारे में, इसमें अमुक्त माल्यद में किसका वर्णन है दोस्तों? भगवान विष्णु का विवाह है। किसका विवाह? भगवान विष्णु का विवाह, विष्णु विवाह और दोस्तों अंदाल के, विष्णु विवाह और देवी अंदाल, अंदाल देवी के विवाह के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय की जो काल को ही हम दोस्तों तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो आप सभी जानते हो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। हसन गंगू था, ये कहाँ का था? बहमनी साम्राज्य का था। और यह दक्कन का एक इस्लामी राज्य था बहमनी, वहीं का दोस्तों यह शासक हुआ करता था। बहमनी जो साम्राज्य की स्थापना इसने कब की थी? 1347 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों कौन सा दोस्तों जो यात्री वो आया था? तो वो था दोस्तों डोमिंगो पेश। कौन था? डोमिंगो पेश था, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कब आया था? तो ये भी आपसे पूछा सकता, तो बताएंगे 1520 में दोस्तों यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? यानी भक्ति की किस शाखा में भगवान के निराकार रूप की दोस्तों परिकल्पना की गई है? तो वो है दोस्तों निर्गुण। आप सभी जानते हो सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो जिसमें दोस्तों भगवान का निराकार रूप हमें बताया गया है तो वो आपकी दोस्तों निर्गुण धारा है, और जिसमें साकार रूप है तो वो आपका सगुण है, और निराकार आपका निर्गुण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। और भक्ति कवि जो है दोस्तों, इस शाखा के दोस्तों जो भक्त हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, उनको हम दोस्तों निर्गुणवादी कवि कहते थे। जो राम की उपासना करते थे उसमें गुरु को हम बहुत सम्मान देते थे। जो जाति पाति का जो भेद और अस्वीकार करते थे वो दोस्तों वैयक्तिक साधना पर बल देते थे। नेक्स्ट दोस्तों है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों दिल्ली का एक प्रसिद्ध शहर है सीरी, जिसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, जो कि तुर्की लोगों की नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो जल्दबाजी में गलत करो। आपसे पूछा शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया, तो दोस्तों ताजमहल तो बनवाया गया है, लाल किला भी दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, मयूर सिंहासन भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन दोस्तों पंचमहल जो है ये दोस्तों शाहजहां ने नहीं बनवाया है। तो हमारे जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो शाहजहां ने दोस्तों पंचमहल का निर्माण नहीं कराया है। क्लियर? तो पंचमहल का दोस्तों निर्माण कराया किसने था? तो ये दोस्तों अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने करवाया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का दोस्तों यह उपयोग करता था, और अकबर के द्वारा यह निर्माण पंचमहल की दोस्तों वास्तुकला का एक बौद्ध मंदिर के रूप में स्थित है पंचमहल। तो पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। नेक्स्ट, हरिहर और बुक्का ये किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों नींव रखी थी। कब रखी थी? तो याद रखना दोस्तों 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुभ राजवंश से संबंधित है? तो वो है दोस्तों तुलुभ राजवंश से कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और जो तुलुब राजवंश है ये विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, तुलुब राजवंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? तुलुब राजवंश की यदि आपसे स्थापना पूछती जाए तो किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वीर नरसिंह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। वीर नरसिंह ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1505 में, याद रखना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने किससे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने रजिया को दोस्तों अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोगों को मैं पूरा सॉल्यूशन बुक का करवा रहा हूं। इसके जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं मैं उसका भी दोस्तों आपको साथ साथ में आपको दोस्तों उसके बारे में बताता चल रहा हूं, ताकि आपको दोस्तों एग्ज़ाम में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। और कॉपी पेन आप साथ में रख के बैठे ही हो तो आप अच्छे तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। दिल्ली के लिए निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन के लिए कौन जाना जाता है? तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को हम दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। और इसका जो उल्लेख है किसमें मिलता है दोस्तों? इसका जो उल्लेख हमें है, इसकी पुस्तक है तारीख-ए-फ़िरोज़शाही, उसमें दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। इसकी नीति में दोस्तों कुल 4 बाज़ार स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? गल्ला बाज़ार जिसको हम अनाज मंडी कहते हैं, सराय अदल जिसको हम कपड़ा बाज़ार कहते हैं, और घोड़ा गुलाम और पशुओं का बाज़ार, और सामान्य बाज़ार। तो इसके दोस्तों कितने बाज़ार हुआ करते थे? 4 बाज़ार इसके स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा है। तो अभी हमने आपको बताया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये तो अभी हम आपको बता के आए हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो यह दोस्तों हमने ये भी आपको बताया था, ये 15वीं शताब्दी में की थी। किसमें दोस्तों? 15वीं शताब्दी में की थी। और गुरु नानक देव ने ही गुरु का लंगर नामक एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जो कि अभी आप सभी जानते हैं कि जितने भी आपके गुरुद्वारे हैं वहाँ पर दोस्तों आपका लंगर चलाया जाता है। जो लंगर चलाए जाने का जो मेन उद्देश्य है, ये दोस्तों गुरु नानक देव ने इसको दोस्तों निःशुल्क स्थापित किया था, जहाँ पर दोस्तों गरीबों को फ्री भोजन दोस्तों दिया जाता है। कोई भी चला जाए लंगर में दोस्तों भोजन प्राप्त कर सकता है फ्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है दोस्तों ये किस सूफी संत से संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है कि अजमेर में दोस्तों किसकी दरगाह है? तो अजमेर में दोस्तों शरीफ दरगाह स्थित है, जिसमें दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरगाह अजमेर में दोस्तों स्थित है। अजमेर दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पर दोस्तों भारत की जो सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल माना जाता है, तो वो आपका अजमेर शरीफ की दरगाह को माना जाता है। यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है। और दोस्तों यह दरगाह पर आस्था, जाति और धर्म से संबंधित लोग यहाँ पर परिवाह किए बिना सभी की दोस्तों पूजा करने की यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य या दोस्तों रामानुजाचार्य। आंसर करेंगे दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों रामानुजाचार्य। कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए विशिष्टाद्वैत का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों यदि आपसे दोस्तों अर्थ पूछे, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अर्थ की, तो यदि आपसे अर्थ पूछे तो आपको बता देना है विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है योग्य अद्वैतवाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? योग्य अद्वैतवाद बोलते हैं। याद रखेंगे, योग्य अद्वैतवाद बोलते हैं इसको। ये भी दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, योग्य अद्वैतवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण दोस्तों 1193, ये हमने दोस्तों आपको अभी दोस्तों पॉइंट बताया है भी है कि कुतुब मीनार की दोस्तों कब दोस्तों बनाया गया था? 1193 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था?
ये आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता है किसने इसका निर्माण करवाया था। ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार है तो कुतुब यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। किसको? कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का दोस्तों झोपड़ा निर्मित कराया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, कभी कभी 2.5 दिन का भी झोपड़ा एग्जामिनर पूछ सकता है, और 2.5 दिन दोनों दोस्तों सेम बात है। तो यह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चों? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका 2.5 दिन में दोस्तों निर्माण किया गया था। इस कारण दोस्तों इसको 2.5 दिन या दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसका निर्माण दोस्तों कितने दिनों में हुआ था? 2.5 दिन में। तो 2.5 दिन के ही नाम से दोस्तों इसका नाम रखा गया। और इसका निर्माण दोस्तों पहले संस्कृत विद्यालय को नष्ट करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कब बनवाया था? तो यह याद रखना आपको, इसे 1194 ईस्वी में दोस्तों बनवाया गया। कब? 1194 ईस्वी में 2.5 दिन में दोस्तों इसका निर्माण किया गया। और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। सभी दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग क्लास में नहीं है तो एक बार दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें, सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों चर्चा हो रही है आपसे। यदि आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जब आप इस क्लास को ही स्किप कर दोगे तो आपको दोस्तों बातें समझ में नहीं आएंगी और दोस्तों क्वेश्चन की जानकारी भी आपको पता नहीं चलेगी। तो इब्राहिम लोदी ने दोस्तों 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, आप सभी को पता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम आपको बता के आए हैं कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई है किसके द्वारा मारा गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पानीपत की लड़ाई है वह दोस्तों 1526 में हुई थी। तो यह दोस्तों किसके द्वारा मारा गया था? कौन? इब्राहिम लोदी। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये दोस्तों किसके मध्य हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो इसे दोस्तों किसने मारा था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोस्तों मारा था। ऑप्शन बी हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी नहीं, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। बाबर ने दोस्तों इसको मारा था। किसने मारा था? बाबर ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर ने दोस्तों। क्योंकि पानीपत का जो 1526 में युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और ये दोस्तों पानीपत यह स्थान आपका जहाँ पर दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, यह 12वीं शताब्दी के बाद ये उत्तर भारत को नियंत्रण को लेकर यह दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? खिलजी वंश का प्रथम शासक दोस्तों आपसे पूछा गया है कि खिलजी वंश का जो आपका प्रथम शासक था वह कौन था, बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था या प्रथम शासक कह सकते हैं तो वो था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आप लोगों को ये दिया गया, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये दोस्तों क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक हुआ करता था। खिलजी वंश ने जो शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने अपना जीवन जो है इसने एक सैनिक के रूप से शुरू किया और यह अपनी योग्यता के बल पर इसने दोस्तों सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया, या कह सकते हैं इसने उपाधि धारण की थी। और बाद में यह दोस्तों समाना का सूबेदार बना। यह दोस्तों पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसका सूबेदार था? तो यह दोस्तों समाना का दोस्तों यह सूबेदार था। किसका? समाना का सूबेदार था। याद रखेंगे सभी दोस्त, किसका सूबेदार था? समाना का यह सूबेदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? जैसा कि दोस्तों आप सभी पता है कि जो जामा मस्जिद है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? शाहजहां ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में दोस्तों कितने वर्ष का समय लगा? तो दोस्तों यह जामा मस्जिद बनने में दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों कितने वर्ष का समय लगा? 12 वर्ष का समय लगा था। याद रखेंगे, समय भी आपसे पूछा जा सकता है,
इसे बनने में दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा। और पूछा जाता है इसका निर्माण कब हुआ था। इसका जो निर्माण दोस्तों हुआ था यह आपका 1644 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1644 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। और दोस्तों ये बनकर कब तैयार हुई? तो यह दोस्तों 12 वर्ष तक कार्य हुआ। तो 1644 में दोस्तों आपको 12 दोस्तों इसमें ऐड कर देना है। तो आपको दोस्तों इसका जो बनकर जो तैयार हुए तो वो आपकी दोस्तों सन यहाँ पर निकल के आ जाएगी 1656 ईस्वी में दोस्तों यह बनकर तैयार हो गया था। आपको याद रखना है दोस्तों ये दोनों पॉइंट कि जामा मस्जिद को बनने में दोस्तों टोटल 12 वर्ष का समय लगा था, जिसका जो निर्माण शुरुआत हुई थी 1644 में और आपको केवल 12 वर्ष बाद इसका बनकर तैयार हो गई थी 1656 ईस्वी में। शाहजहां जो है दोस्तों ये इस्लामी वास्तुकला का एक प्रसिद्ध संरक्षक भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? दोस्तों पहले सिक्का चलता था टका और जीतल। तो यह पूछा है आपसे आरपीएफ एसआई की परीक्षा में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि टका और जीतल के सिक्का किसने चलवाया था, ये आपसे दोस्तों पूछा है। तो आप सभी को पता है किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों टका और जीतल का सिक्के को प्रचलित किया। और इल्तुतमिश था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और उसका दामाद भी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था और इसी ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध रचना तूतीनामा। प्रसिद्ध एक रचना है दोस्तों तूतीनामा, यह किसके शासनकाल में रची गई थी? ये आपसे पूछा है। दोस्तों आप लोगों को यह भी याद रखना है कि तूतीनामा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप इसको जानेंगे कि तूतीनामा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है एक तोते की दास्तां। एक तोते की दास्तां इसका दोस्तों अर्थ है। अब देखिए ये आपसे आरपीएफ एसआई में पूछ लिया था इन्होंने प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब हो सकता है आपसे आने वाले 2024 की परीक्षा में आरपीएफ एसआई या दोस्तों कांस्टेबल की परीक्षा में इसमें आपसे तूतीनामा शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है। तो इसका अर्थ आपको याद रखना है एक तोते की दास्तान। एक तोते की दास्तान ये आपको याद रखना है। एक तोते की दास्तान तूतीनामा का अर्थ होता है। और इसमें दोस्तों 52 कहानियों का संग्रह है। किसमें दोस्तों? तूतीनामा में। तूतीनामा में दोस्तों 52 कहानियों का संग्रह इसमें दोस्तों दिया गया है। ये भी आप याद रखें 52 कहानी का संग्रह दोस्तों इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों 52 कहानियाँ दी गई हैं। तो इसकी जो रचना है ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसकी रचना आपसे पूछी जा सकती है कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई? तो यह दोस्तों अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर करेंगे सभी दोस्त। तुगलकाबाद, तो देखिए तुगलका से आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सभी में तुगलक दिए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या दोस्तों महमूद तुगलक। लेकिन आपको इसमें सटीक आंसर बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही आप लोग आंसर बता रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्योंकि तुगलकाबाद जो शहर है वो किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन जो तुगलक है इसका शासन कब से कब तक चला ये भी आपको याद रखना है। इसने दोस्तों 5-6 वर्ष तक इसने दोस्तों शासन किया, 1320 से 1325। कितना दोस्तों? 1320 से 1325 तक दोस्तों इसने शासन किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलकाबाद का एक किला है जो कि दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है और इसने अवशेष कुतुब मीनार में 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित तुगलकाबाद किले का निर्माण 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इस किले को हम दोस्तों आदिल शाह का किला भी दोस्तों वहीं पर बना हुआ है। कहाँ पर? तुगलकाबाद शहर के पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की ये आपको पता हो गया कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। आपसे यहाँ पर पूछा है कि कब की, तो आपको आंसर याद रखना है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन की थी। किसके दिन की थी? जो आपका दोस्तों बैसाखी ये सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बैसाखी के दिन दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कब? बैसाखी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 प्यारों के हाथों
खुद भी अमृत पान किया। दोस्तों कहा जाता है कि श्री गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और यह बैसाखी के दिन इन्होंने दोस्तों स्थापना की और उसी बैसाखी के दिन इन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी और फिर दोस्तों 5 प्यारों के हाथ में से खुद दोस्तों इन्होंने अमृत पान किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर स्मारकों इनमें से निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों का समूह, पट्टदुई काल में स्थित स्मारकों का समूह या दोस्तों खजुराहो में स्थित स्मारकों का समूह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों हम्पी के स्थित स्मारक, यानी कि दोस्तों हम्पी के स्थित स्मारकों के समूह। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम्पी में ही स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर आपका सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विट्ठल मंदिर, विट्ठल से दोस्तों आपको याद आया होगा कि जो विट्ठल मंदिर है भगवान किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको दोस्तों समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही नाम है दोस्तों विट्ठल। क्या नाम है दोस्तों? विट्ठल। तो भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि विट्ठल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को दोस्तों समर्पित है, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों विट्ठल जो मंदिर है ये आपके दोस्तों दक्षिण भारत का मंदिर है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विट्ठल मंदिर की जो शैली है वो दोस्तों कौन सी शैली में दोस्तों बना हुआ है, तो आप सभी को मैंने कई बार दोस्तों बताया है कि दक्षिण भारत के जो आपके अधिकतम मंदिर है वो आपके दोस्तों द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो विट्ठल मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर जो है ये आपका द्रविड़ शैली में बनाया गया है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक की दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसी क्रम में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम का सही क्रम दर्शाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर बच्चे ऐसे प्रश्नों को दोस्तों गलत करते हैं। यदि आप हिस्ट्री को दोस्तों अच्छे से तैयार किया है, अच्छे से आपने हिस्ट्री को कंसंट्रेट होकर बातों को समझा है, तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करने में दोस्तों कभी गलती नहीं होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सबसे पहले जो मुगल सम्राटों का जो शासन हुआ है, सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इसमें सही क्रम दोस्तों आपको दर्शाना है। तो इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहले दोस्तों अकबर ने दोस्तों शासन किया, अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर आया, जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां आया और शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब आया था। कौन आया था? औरंगजेब। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि बताइए अकबर से पहले कौन आया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी तो राइट आंसर हो ही जाएगा। यदि पूछे कि अकबर से पहले कौन था, तो अकबर से यदि आपसे पहले पूछे तो अकबर से पहले आया था आपका दोस्तों हुमायूं। कौन आया था? अकबर से पहले आपका दोस्तों हुमायूं था। और हुमायूं से पहले कौन था दोस्तों? तो हुमायूं से पहले था दोस्तों आपका बाबर। कौन था दोस्तों? यहाँ पर आप लिख लेंगे दोस्तों बाबर। बाबर जो था दोस्तों यह आपका हुमायूं से पहले आया था। यहाँ पर मैं दोस्तों लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर हुमायूं से पहले कौन आया था? तो हुमायूं से जो पहले आया था वो आपका दोस्तों बाबर आया था। याद रखेंगे दोस्तों सभी बच्चे, बाबर आया, बाबर के बाद आपका हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। कह रहा है कि सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो लोधी वंश के शासकों को, मुगल, खिलजी या दोस्तों तुगलक वंश के शासकों को। तो यह दोस्तों मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है कि मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान की जो पदवी है ये भारत के इतिहास में तुर्क के शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। किसके शासकों के द्वारा? तुर्क के। महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक था। यदि आपसे पूछ दे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो कौन था दोस्तों? महमूद गजनबी। कौन था? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों आप, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनबी था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसने नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जीटी रोड, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रक रोड, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों शेरशाह सूरी को दिया जाता है। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड है, इसका जो श्रेय दिया जाता है ये शेरशाह सूरी को दिया जाता है।
और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी थी? तो इसकी लंबाई यदि आपसे पूछी जाए तो ये दोस्तों 2500 कह सकते हैं, लगभग 2500 किलोमीटर थी। कितनी दोस्तों? 2500 किलोमीटर थी। और ये अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय ऑकलैंड। इसका नाम बदलकर दोस्तों जीटी रोड या दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी दोस्तों जारी रखा था? जिस प्रकार शेर शाह सूरी ने दोस्तों चांदी के सिक्के का निर्माण किया, उसी प्रकार मुगलों ने भी दोस्तों उसको जारी रखा था। तो वह कौन सा था? तो वो था दोस्तों आपका रुपया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपया को दोस्तों रखा था। भारत में दोस्तों चांदी का जो रुपया है यह पहली बार दोस्तों किसने शुरू किया था? तो यह दोस्तों शेर शाह सूरी ने ही किया था। जो चांदी का सिक्का जो है भारत में, जो दोस्तों चांदी का जो रुपया है, यह सबसे पहले किसने चलाया था? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। तो आप जो आंसर बताएंगे शेर शाह सूरी ने चलाया था। दोस्तों कहा जाता है कि बताइए कि चांदी का सिक्का जो शेर शाह सूरी ने दोस्तों जो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में दोस्तों इसकी शुरुआत की, उसका वजन कितना था? तो वजन यदि आपसे पूछा जाए तो वजन दोस्तों आप बता देना। जो चांदी का सिक्का का जो वजन था ये दोस्तों कितना हुआ करता था? तो ये दोस्तों 178 ग्रेन था। कितना? 178 ग्रेन। ये ग्रेन दोस्तों एक मापक है। तो ये दोस्तों 178 ग्रेन का दोस्तों सिक्का था। और शेर शाह सूरी ने 1 रुपये को 40 तांबे के टुकड़ों या दोस्तों पैसों में भी विभाजित किया था। और आगे चलकर मुगलों ने भी इन चांदी के सिक्कों के रुपए के रूप में इसको जारी रखा। तो वो कौन सी मुद्रा थी दोस्तों? रुपया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में शहर में नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और क्वेश्चन उन्हें लगता है कि क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही पढ़ा है, और दोस्तों उन्हें लगता है कि हमने आंसर भी बिल्कुल सही किया, और आंसर वो जल्दबाजी में गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उन्हें ऑलरेडी पहले से आता था, लेकिन जल्दबाजी में दोस्तों वो क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं और हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन को सही किया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है, यानी कि आपको इन ऑप्शन में से वह दोस्तों ऑप्शन चुनना है जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, आप सभी को पता है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। और कह रहा था सलीम चिश्ती की दरगाह, तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों ये भी आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीवाने खास दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये भी है। लेकिन दोस्तों जो कुतुब शाही का जो मकबरा है, जो कुतुब शाही का मकबरा है, ये दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो मकबरा है कुतुब शाही मकबरा, ये आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फतेहपुर सीकरी की बात पूछेगी जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कुतुब शाही मकबरा ये आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती की दरगाह ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा का दोस्तों निर्माण किसने कराया था? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। ये नाम याद रखना, अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और दीवाने खास का निर्माण किसने कराया था? तो इसका भी निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। कब कराया था? 1637 ईस्वी में। तो दीवाने खास का निर्माण 1637 ईस्वी में अकबर ने यह दोस्तों आगरा के किले में करवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? बताएंगे सभी बच्चे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको करवा रहा हूं। तो किसकी दोस्तों? सम्राट अकबर की। ऑप्शन डी जिन लोगों ने दिया उन सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। सम्राट अकबर को दोस्तों दफनाया गया था। जो सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था दोस्तों बैरम खान। बैरम खान कौन था दोस्तों? सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री था बैरम खान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, बैरम खान। और सम्राट अकबर ने एक दोस्तों धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? ये आपसे पूछा है। तो कहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित करने का फैसला किया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसने दोस्तों देवगिरी, देवगिरी यानी दोस्तों इसी को हम बोलते हैं दोस्तों दौलताबाद। क्या कहते हैं दोस्तों? दौलताबाद। दौलताबाद दोस्तों इसने दिल्ली से
दौलताबाद यानी कि देवगिरी दोस्तों इसने स्थानांतरित की थी। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इबादत खाना कहाँ स्थित है। इबादत खाना आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो इबादत खाना दोस्तों ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जो इबादत खाना है इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों पूजा का स्थान कहा जाता है। जहाँ पर दोस्तों पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसे हम दोस्तों पूजा का स्थान कहते हैं, उसको बोलते हैं इबादत खाना। और ये मत समझ लेना कि इबादत खाना है तो खाने पीना का होगा, नहीं, खाना से खाना और पीने वाला मतलब नहीं है, ये पूजा का स्थान हुआ करता था, जिसे 1575 में अकबर ने इसे फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हैं दोस्तों, बस आपको इसके वीडियो को नहीं करना है, कंटिन्यू दोस्तों आपको क्लास में रहना है। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं को अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनाया गया था। अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद दोस्तों आपकी कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि अटाला मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, 1408 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अगला है किताब उल रहला। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये दोस्तों किसकी है, रहला पुस्तक इब्न बतूता की है। किसकी है, इब्न बतूता की है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों यात्रा वृतांत पुस्तक है, यात्राओं के बारे में दोस्तों इसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों कितने वर्षों की यात्रा का वर्णन किया गया है, तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें 30 वर्षों की यात्रा का वर्णन किया गया है। किताब उल रहला में 30 वर्षों की यात्रा का वर्णन किया गया है, और यह एक यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट अहमदनगर की जो किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो अहमदनगर की रानी कौन थी, तो आप सभी जानते हो चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी, आप लोगों ने दोस्तों चौथी पाँचवीं में एक बुक चलती थी महान व्यक्तित्व, उसमें दोस्तों यह एक क्वेश्चन था चांद बीबी। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन चलता था कि अहमदनगर की रानी कौन थी, तो चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी, अहमदनगर की रानी। तो अहमदनगर की जो रानी थी चांद बीबी, इसने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और यह दोस्तों बीजापुर आपका अहमदनगर की जो संरक्षिका के रूप में इसने शासन किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में एसआई में किसी ना किसी शिफ्ट में ये 100% आपसे पूछा जाएगा। अब ये किस शिफ्ट में आएगा ये नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन जरूर पूछा जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह दोस्तों कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों यह किसके बीच लड़ा गया था, यह राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये दोस्तों ये भी याद रखना है कि किसके मध्य लड़ा गया था, महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किस शासक ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी, तो वो दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों इसकी अनुमति दी थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1608 ईस्वी में, कब दोस्तों 1608 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के राजदूत, जेम्स जो प्रथम था उसके राजदूत ने कैप्टन हॉकिंस जब सूरत पहुंचा तो वहां दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर से दोस्तों मिलने के लिए दोस्तों आगरा गया था। और 1613 ईस्वी में जारी शाही फरमान ने अंग्रेजों के भारत में सूरत में दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तो वही कहा जाता है कि अंग्रेजों सबसे जो पहले अपनी जो फैक्ट्री खोली थी वो कहाँ खोली थी, सूरत में खोली थी। ऐसा भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां की बेटी शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो उसकी आपसे बेटी का नाम पूछा है, तो 86 क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी विद्यार्थी, 86। तो दोस्तों शाहजहां की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, जहां आरा। तो जहां पर भी दोस्तों जब शाहजहां है तो जहां तो उसके नाम में भी होना चाहिए, तो वो है आपकी जहां आरा। सो शाहजहां की बेटी का नाम था जहां आरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बाबरनामा जो है ये दोस्तों इसकी जो पुस्तक थी वो थी तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई थी। और ये बाबरनामा जो पुस्तक है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई, किसमें, तुर्की भाषा में यह दोस्तों लिखी गई है। और बाबरनामा इसी पुस्तक में दोस्तों बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उसका वर्णन किया गया है, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और दोस्तों तुलुगमा
युद्ध। ये दोस्तों जितने भी युद्ध की नीतियाँ थी, जो बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए थे, वो सारे दोस्तों इसी पुस्तक में दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय सम्राट सत्ता में आए? तो दोस्तों कब आए थे ये आपसे पूछा है। तो यह दोस्तों 1707 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो छत्रपति जो महाराज शिवाजी के जो विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था, वो किसने लड़ा था? जय सिंह ने लड़ा था। किसने लड़ा था दोस्तों? जय सिंह ने। कब लड़ा था? तो 1665 ईस्वी में। याद रखना 1665 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध राजा जय सिंह और छत्रपति महाराज शिवाजी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों राजा जो जयसिंह थे, ये मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 के लिए विवश की। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा निकल के आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। पुरंदर की संधि, तो ये आपको याद रख लेना है कि पुरंदर की जो संधि है ये दोस्तों कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया? भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था, जिसके पीछे दोस्तों युद्ध भी हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों यह नादिर शाह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? नादिर शाह लेकर आया था। और जो नादिर शाह ने दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था, और इनके बीच करनाल में 1739 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर उसे बंदी बना लिया था, और दोस्तों वहाँ से मयूर सिंहासन दोस्तों लेकर आया था। और नादिर शाह को दोस्तों क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। और दोस्तों नादिर शाह ने सिंहासन तख्ते ताउस, जो तख्ते ताउस था सिंहासन, वहाँ से दोस्तों एक कोहिनूर हीरा भी दोस्तों अपने साथ लाया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, कई बार दोस्तों ये आपके हिंदी में और जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा है कि जो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों रचना है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये भी तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आपको जैसे पद्मावत आपसे पूछ लिया क्योंकि इजी है तो आपने बता दिया। और भी दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जिसका नाम है कहरनामा। क्या नाम है दोस्तों? कहरनामा। कहरनामा किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। और कौन सी रचना है? मसलानामा। मसलानामा, मसलानामा दोस्तों किसकी रचना है? ये भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की है। मसलानामा, पद्मावत, कहरनामा। और दोस्तों कौन है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है? ये भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की है। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और दोस्तों अखरावट। अखरावट दोस्तों किसकी रचना है? ये भी दोस्तों अखरावट तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अखरावट किसकी रचना है? ये भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की है। और दोस्तों इनकी एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा, क्या नाम है दोस्तों? चित्ररेखा। चित्ररेखा ये दोस्तों किसकी है? ये भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों रचना है। उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये पुस्तक वाले जो क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में एक ना एक पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सबसे शानदार बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक तो वो था बहादुर शाह जफर, यानी कि जिसको द्वितीय कहते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे फरीद, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था फरीद। जो फरीद है ये दोस्तों किसको कहते थे? शेर शाह को। क्योंकि शेर शाह को दोस्तों दूसरा नाम क्या था? फरीद खान। जो शेर शाह सूरी था, इसने दोस्तों इसका जो दूसरा नाम था वो था दोस्तों फरीद खान। ये हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? दोस्तों शेख सलीम जो चिश्ती का मकबरा है ये आपका कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है इसका निर्माण, यदि दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ दे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण यदि आपसे पूछे तो निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने। याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जितने मैं बता रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलना। अकबर ने। और शेख सलीम जो चिश्ती थे ये दोस्तों एक सूफी संत हुआ करते थे। और शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और जल्द ही उनके 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ था। और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा था। और सलीम जो था वही दोस्तों आपका आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? मोज़ेक, रिलीफ, पिएंट्रा ड्यूरा या दोस्तों टेसरे? आंसर करेंगे सभी दोस्त, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। तो ये दोस्तों था पिएंट्रा ड्यूरा। पिएंट्रा ड्यूरा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ताजमहल की सजावट के लिए दोस्तों पिएंट्रा ड्यूरा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। पिएंट्रा ड्यूरा क्या होता है दोस्तों? इसे हम दोस्तों बोलते हैं पच्चीकारी। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? हिंदी भाषा में कह सकते हैं पच्चीकारी। जो पच्चीकारी है ये दोस्तों पिएंट्रा ड्यूरा को कहते हैं, पच्चीकारी कहते हैं। जो पच्चीकारी है इससे दोस्तों अर्थ होता है कि पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके उसमें जो चित्रित हैं उनको काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। तो वो एक इंग्लिश वर्ड है आपका पिएंट्रा ड्यूरा, तो इसको दोस्तों पच्चीकारी भी कहते हैं। आपको पच्चीकारी भी दोस्तों शब्द याद रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में आपको ये भी दोस्तों दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? यानी कि दोस्तों शाहजहां ने निर्माण नहीं कराया था। देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लाल किला का निर्माण किसने कराया? ये भी दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों शालीमार बाग ये भी दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। लेकिन बुलंद दरवाज़ा अभी हमने आपको बताया था कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण तो अकबर ने किया था। तो यहाँ पर बात है कि शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया। तो शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं किया था? बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया किसने था? अकबर ने किया था। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बिल्कुल हल्के क्वेश्चन हैं ताकि दोस्तों अपने आसानी से याद रख सकते हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का परिसर का जो निर्माण है ये लगभग दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का जो परिसर है इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। और दोस्तों ये पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? और यह दोस्तों 1653 ईस्वी में दोस्तों यह बनकर इसका दोस्तों स्ट्रक्चर दोस्तों तैयार हो गया था। क्लियर? चलिए, और दोस्तों आप सभी को पता है कि ताजमहल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल में भी दोस्तों से शामिल 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 ईस्वी के दोस्तों बीच इसे दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? ये दोस्तों आपसे पूछा है। तो ये किसका निवास था? वाडियार का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों वाडियार राजवंश के अधिकारियों का निवास था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? दोस्तों ये तो मैं आपको जीएस निधि में भी बता चुका हूँ, विभिन्न शैलियों से संबंधित प्रश्न। तो जो तानसेन है ये दोस्तों आपके ध्रुपद गायकी से हैं। किससे? ध्रुपद गायकी से संबंध रखते हैं, ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। और दोस्तों तानसेन जो था ये एक महान संगीतकार था और ये मुगल सम्राट अकबर के दोस्तों नवरत्न में शामिल था। जो नवरत्न में से दोस्तों यह शामिल था। और तानसेन को हम दोस्तों मियाँ के नाम से भी जानते थे क्योंकि मियाँ उनका शीर्षक हुआ करता था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं? तो सभी को पता है ताजमहल आपका कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा ये आपका दोस्तों लखनऊ में स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपके बचे ऑप्शन ए और डी। अब आपको या तो ए होगा या डी होगा। तो ए की यदि हम बात करें दोस्तों, सफदरगंज का मकबरा यह दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो जो सफदरगंज का जो मकबरा ये आपका दोस्तों दिल्ली में है। और सारनाथ स्तूप ये आपका कहाँ पर है? ये भी आपका यूपी में स्थित है। तो लेकिन दोस्तों जो सफदरगंज का मकबरा ये आपका दोस्तों यूपी में नहीं दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। याद रखें कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो वो आप सभी को पता है, तबला वादक सितार वादक अमीर खुसरो हैं। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल
हवा महल एक बहुस्तरीय महल है और ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने। लेकिन यहाँ पर पूछा कब बनाई गई थी, तो यह दोस्तों 1799 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। क्लियर। और हवा महल कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी को पता है कि हवा महल ये आपका जयपुर राजस्थान में, कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में दोस्तों यह आपका स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा की और उन पर कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो फटाफट आप सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, जल्दी से आंसर करेंगे। बस क्लास दोस्तों समाप्त होने ही वाली है, थोड़े से क्वेश्चंस और बच्चे हुए। लगभग 1.5 घंटे की क्लास में आज के हम इस चैप्टर को, मध्यकालीन इतिहास, इस पार्ट को हम बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होंगे। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, इतिव्रत, उसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। अभिलेख नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इतिव्रत होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो भैया बाकी के ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, जयदेव लगा देंगे। गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? जयदेव की रचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी ने दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गीत गोविंद में दोस्तों कहा जाता है कितने अध्याय हैं? अध्याय तो इसमें आपको बता देना, इसमें दोस्तों 12 अध्याय हैं। कितने? 12 अध्याय हैं गीत गोविंद में। नेक्स्ट है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजपूत राजवंश ने के अनंगपाल तोमर दोस्तों ये राजपूत राजवंश थे, ये किस राज्य को स्थापित किया था? तो अनंगपाल तोमर ने दोस्तों किसको बसाया था? सभी लोग जानते हैं अनंगपाल तोमर ने दोस्तों दिल्ली की स्थापना की या दिल्ली को बसाया था। तो अनंगपाल तोमर ने दोस्तों दिल्ली का निर्माण किया था। आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था और किस शताब्दी में समाप्त हुआ? यानी किस शताब्दी से शुरू हुआ और किस शताब्दी में यह समाप्त हो गया था, ये हमारा मध्यकाल। और इसी के क्रम में दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इसका आप लोग फटाफट से जल्दी से आंसर बताएंगे। तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं और सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर है। यह दोस्तों हमारा 8वीं ईस्वी से स्टार्ट हुआ था मध्यकाल, और यह दोस्तों हमारा 18वीं ईस्वी में समाप्त हुआ। 8वीं में शुरुआत हुआ और 18वीं में हमारा यह दोस्तों हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है ये हमारा समाप्त हुआ। क्लियर। चलिए तो यहाँ से दोस्तों आज के जो हमारा जो सेशन है वो दोस्तों कंप्लीट होता है। और आज के जो हमारा मध्यकालीन इतिहास था इसमें आपके जो टोटल जो प्रश्न थे वो दोस्तों प्रश्नों की जो संख्या थी वो आपकी 106 प्रश्न थे। और आज के इस 106 प्रश्न हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीक़ों से आप लोगों से डिस्कस किए और सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। क्लियर। चलिए अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, आप सभी को पता है कि हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज से तक हमारी जो ये क्लास थी ये आज हमारी दोस्तों दूसरी क्लास थी, सेकंड क्लास थी। फर्स्ट क्लास में हमने दोस्तों प्राचीन इतिहास कंप्लीट किया, आज की से सेकंड क्लास में हमने मध्यकालीन इतिहास को समाप्त किया। और कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास। तो कल की क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट आधुनिक इतिहास करेंगे और कल से ही आपकी दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक चैप्टर हमने दोस्तों आरपीएफ के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। और यदि हम बात करें इन प्रश्नों की संख्या की तो इसमें दोस्तों हमने लगभग 500 से प्लस दोस्तों क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि आपके बुक में ही दोस्तों सभी में तीनों चैप्टरों में दोस्तों आपके 100 प्लस क्वेश्चन है। लेकिन उनके बारे में जो आपको मैंने एडिशनल क्वेश्चन अलग से बताए हैं, तो यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को यदि सम्मिलित करेंगे तो आपको दोस्तों लगभग 500 प्लस क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। तो आज के इस चैप्टर में आप लोगों को आज का जो सेशन है वो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो बच्चे ने अभी तक दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। और आप लोग इसी तरह दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और आपको जो भी दोस्तों परेशानी हो, जो भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा चल रहा है स्पेशल आपके आरपीएफ के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बेहद पसंद आया होगा और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को जरूर
शेयर किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग बच्चे क्या हैं दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल हमारा जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्लास तो रेगुलर देखते हैं बट अभी इन्होंने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोगों को बुकों के सॉल्यूशन और दोस्तों फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। और आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सभी दोस्तों प्रकाशन की जितनी भी दोस्तों मुझसे हो सकती है उन सभी दोस्तों प्रकाशनों की, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, सभी के दोस्तों फ्री में ई बुक और दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जिस पर दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगभग दोस्तों 1300 प्लस दोस्तों बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें दोस्तों फ्री पीडीएफ का वो लाभ ले रहे हैं। यदि आप फ्री पीडीएफ का लाभ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो जाके दोस्तों वहाँ पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फाइल में जाकर वहाँ पर आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपको ज़रूरत हो उस पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।